जिन्हें उन्होंने अभी अभी परिष्कृत किया था, श्रुति शर्मा के सामने रख दी। मैंने कुछ अपने लिए रख ली है, तुम इन्हें ले जाओ और बेच दो। श्रुति बहुत खुश हुई। पिफू गोलियां उच्च श्रेणी के प्राण साधना द्रव्य से भी ज्यादा आकर्षक थी। आखिरकार कई लोगों ने अपना पूरा जीवन साधना करके प्राण साधना के 9वें स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहे थे, लेकिन पिफू गोलियों की कमी से जूझ रहे थे। अब जबकि उनके सामने एक पिफू गोलियां पड़ी थी, वे कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे, क्योंकि एक बार नींव स्थापना प्राप्त कर लेने के बाद उनकी स्थिति नाटकीय रूप से बदल जाती और कुल 20 गोलियों के साथ प्रतिदिन एक गोली बेचकर शर्मा परिवार की प्रतिष्ठा आसानी से बनी रह सकती थी। तो फिर मैं तुम्हें पैसे कैसे दूं? और पहले वाला प्राण साधना द्रव्य बिक चुका है और मैं उसके लिए भी तुम्हारा ऋणी हूं। श्रुति पैसे लेने के लिए नीचे झुकी। अर्जुन ने हाथ हिलाया। अभी जरूरत नहीं है, बस अपने पास रख लो। शर्मा परिवार के घर ज्यादा देर रुकना असुरक्षित महसूस करते हुए वो जल्दी से वहां से चला गया। हालांकि श्रुति मन ही मन बहुत खुश थी। अर्जुन के जाते हुए चेहरे को देखते हुए बुदबुदाते हुए बोली, तो उसे मुझ पर इतना भरोसा है ना? अर्जुन के जाने के तुरंत बाद चंद्रकांत देशमुख और लता सिंह एक विशाल बास पर सवार होकर उतरे। उन्होंने अब और छिपने की जहमत नहीं उठाई, सीधे पूछा, वो 3 सितारा सोल मास्टर कहाँ है? श्रुति ने ईमानदारी से जवाब दिया, वो अभी अभी गया है। चंद्रकांत ने उसके बगल में पिफू पिल्स देखी और तुरंत आगे बढ़कर एक शीशी उठाई और उसे सूंघा। पिफू पिल्स। उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। गुणवत्ता उत्कृष्ट है, वास्तव में एक 3 सितारा सोल मास्टर का काम। लता सिन्हा अपना आपा खोने ही वाली थी कि पैर पटकते हुए बोली, ये इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है? वो हमारे जाने के ठीक बाद आया था और हमारे पहुंचते ही चला गया। आखिर यहां कौन किसकी जासूसी कर रहा है? उसके पैर पटकने से नीचे बैठे विशाल चील को दर्द का एहसास हुआ और उसने अपना सिर घुमा लिया, जिससे उसकी मासूम नम आंखें दिखाई देने लगी। तुम उस 3 सितारा आत्मा गुरु पर गुस्सा क्यों नहीं करती? तुम मुझ पर क्यों पैर पटक रही हो? मैं तो बस एक राहगीर पक्षी हूं। वायु पर्वत संप्रदाय गुरु की बेटी को देखकर जो गुस्से में अपना आपा खो बैठी थी, श्रुति अर्जुन के लिए चिंता करने से खुद को नहीं रोक पाई। अर्जुन, अरे अर्जुन, इस छोटी लड़की के चक्कर में मत पड़ना, वरना वो तुम्हें जरूर सबक सिखाएगी। चंद्रकांत का भी धैर्य जवाब दे गया था। वो कह रहा था, हम तो बस यही कह सकते हैं कि हमारी किस्मत बहुत खराब है। हम उस विलक्षण प्रतिभा से चूक गए और अब हम 3 सितारा सोल मास्टर से भी चूक गए। ऐसा क्यों न हो, मैं यही रहूं और तुम ड्रैगन राइजिंग पथ की रखवाली करो। हमें उनमें से एक को पकड़ लेना चाहिए। लता सिन्हा को बहुत अफसोस हुआ। अगर वो अभी रुक जाती तो 3 सितारा सोल मास्टर को जरूर पकड़ सकती थी। इसलिए वो तुरंत मान गई और वे दोनों फिर से विशाल गरुड़ पर सवार होकर आकाश में उड़ गए। श्रुति के माथे पर पसीना आ गया। अच्छा, अब वे खुलेआम हमारी निगरानी कर रहे हैं। रेड्डी हवेली में वापस। अर्जुन, जिसने अभी अभी एक बड़ा युद्ध देखा था, ने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को ठोस होते हुए महसूस किया। जल्दी से उच्च श्रेणी के प्राण साधना द्रव की एक शीशी निकल ली और ध्यान में पालथी मारकर बैठने लगा। इसके तुरंत बाद उसका शरीर कांप उठा और उसके शरीर से एक समृद्ध आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह हुआ। उसने आश्चर्यजनक रूप से प्राण साधना की नवी परत प्राप्त कर ली थी। अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को दुगुनी सघनता से महसूस करते हुए अर्जुन को विश्वास हो गया कि वो 11वीं परत के आधार स्थापना प्रक्षेपण के साथ कुछ चक्रों का अभ्यास कर सकता है। युवा गुरु अर्जुन, युवा गुरु अर्जुन। अचानक बाहर से गृहस्वामी ने जोरदार दस्तक दी। अर्जुन ने उत्सुकता से दरवाजा खोला। हाफते हुए गृहस्वामी शर्मा को देखकर आश्चर्य से लिखा, क्या हुआ? गृहस्वामी शर्मा ने सांस भी नहीं ली और बोले, नगरपाल। नगरपाल की बेटी मिस अनन्या रॉय मिलने आई है। अनन्या रॉय,
क्या वो इशिता रेड्डी की करीबी दोस्त नहीं थी? 3 साल पहले वो आगे की पढ़ाई के लिए कहीं और गई थी और अब वो अचानक रेड्डी परिवार के पास आ गई है। वो इशिता को ढूंढ रही होगी। अर्जुन ने लिखा, क्या इशिता अभी तक नहीं लौटी? हाउसकीपर शर्मा ने चिंतित होकर कहा, युवती न केवल वापस नहीं आई है बल्कि परिवार के मुखिया, मैडम और कुल के सदस्य भी कालनागिनी सभा के बारे में पूछताछ करने बाहर गए हैं। घर पर कोई नहीं है, इसलिए हमें आपसे उनका स्वागत करने के लिए कहना पड़ रहा है। आश्चर्य नहीं कि उन्हें अर्जुन मिल गया। अर्जुन थोड़ा अनिच्छुक महसूस कर रहा था। उसकी याद में इशिता से प्रभावित अनन्या रॉय भी उसके बारे में अच्छी धारणा नहीं रखती थी। जब भी वे मिलते, वो हमेशा उसे अनदेखा कर देती, कभी भी सुखद भाव से नहीं। लेकिन रेड्डी परिवार में सचमुच कोई नहीं बचा था। कोई चारा नहीं था। उसे खुद को संभालना पड़ा और मुख्य हॉल में जाना पड़ा। अनन्या रॉय ने चांद-सफेद रेशमी लंबा लबादा पहना हुआ था, जिसकी चौड़ी आस्तीनों पर नाजुक सुनहरे धागों की तितलियों की कढ़ाई थी और उसके चमकदार काले बाल पीछे की ओर शान से लटके हुए थे। मुलायम कपड़े के नीचे उसका पतला और सुडौल शरीर, जो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था, किसी की भी कल्पना को झकझोर देता था। गोरा और गुलाबी चेहरा, ठंडा और नेक। जब उसने देखा कि अर्जुन आया है तो उसने उलझन भरी नजरों से पूछा, तुम कौन हो? आखिरकार उसने अर्जुन को बहुत कम देखा था और वो 3 साल से घर से बाहर थी। अर्जुन के रूप रंग में कुछ बदलाव आ गए थे। उसने कलम उठाई और तेजी से लिखने लगा। उसे कलम उठाते देख अनन्या समझ गई, लिखने की जरूरत नहीं, तुम अर्जुन मेहरा हो, गूंगा। हालांकि वे बहुत कम मिलते थे, लेकिन अर्जुन का नाम उसके कानों में अनगिनत बार आया था। लगभग हर बार जब वे मिलते, इशिता अर्जुन के बारे में शिकायत करती कि वो गूंगा है, शिकायत करती कि उसमें प्राण मूल नहीं है, शिकायत करती कि वो बेशर्मी से उससे शादी करना चाहता है। अनन्या ने ये बात इतनी बार सुनी थी कि उसके कानों में लगभग पपड़ी पड़ गई थी। इस व्यक्ति के बारे में उसकी पहले से ही एक बुरी धारणा बन चुकी थी, जिससे वो कभी नहीं मिली थी। अर्जुन ने जल्दी से एक लाइन लिखी, इशिता ड्रैगनराइजिंग पथ पर है और चाचा रघुनाथ और चाची अनुराधा भी बाहर व्यस्त है। मैं किसी से तुम्हारे लिए चाय बनवाता हूं। इशिता घर पर नहीं थी तो अनन्या निराश होकर खड़ी हो गई। कोई जरूरत नहीं है। जब इशिता वापस आए तो उससे कहना कि वो मुझे ढूंढने के लिए सिटी लॉर्ड मैंशन में आए। मुझे उसकी मदद चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया। थोड़ी राहत की सांस लेते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि इशिता के करीबी दोस्त का मनोरंजन कैसे करे। बहुत ज्यादा उदासीन या बहुत ज्यादा उत्साही होना उचित नहीं लग रहा था। इस समय हाउसकीपर शर्मा अचानक घबराकर भागा। उसके माथे पर एक गहरी चोट थी और खून बह रहा था। युवा मास्टर अर्जुन, ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रसाद परिवार का मुखिया अपने कुनबे को हमारे घर में ले आया, लोगों को पीट रहा था और मनमर्जी से चीजें ले जा रहा था। तुम्हें जाकर देखना चाहिए। क्या? अर्जुन चौंक गया। प्रसाद परिवार का मुखिया, बेशक, रोहित वर्मा से 30,000 रुपए उधार मांगने आया था, लेकिन अगर उसे पैसे चाहिए होते तो वो लोगों को क्यों पीटता? उसने मेज पर रखी लकड़ी की तलवार उठाई, अनन्या रॉय को प्रणाम किया और सामने के आंगन की ओर दौड़ा। अनन्या ने थोड़ा सिर हिलाया। इशिता सही कह रही थी। ये अर्जुन मेहरा न सिर्फ गूंगा है बल्कि एक मूर्ख भी है, बिल्कुल भी होशियार नहीं। प्रसाद परिवार अपने पूरे कुल के साथ आया है। बिना किसी साधना के वो क्या कर सकता है? सिर्फ खुद को समर्पित कर रहा है। तुरंत प्राथमिकता रेड्डी कुल के सदस्यों को जल्दी से वापस आने की सूचना देना है, या अगर वो थोड़ा होशियार होता तो मुझसे मदद मांग सकता था। एक आह भरते हुए उसने लाचारी से अपने कमल जैसे कदम बढ़ाए। ठीक है, चूंकि मैं यहां हूं, इस बार मैं इशिता की मदद करूंगी। सामने का आंगन। प्रसाद परिवार के युवा स्वामी ने रेड्डी परिवार के 3 साल के बच्चे को एक बूढ़ी नौकरानी के हाथों से छीन लिया।
बच्चे के डरे हुए छटपटाने और रोने पर ध्यान न देते हुए उसने बच्चे का एक पैर पकड़ा और उसे उल्टा हवा में लटका दिया और घृणा से कहा, रेड्डी परिवार का कूड़ा, देखने में कितना घिनौना है। फिर उसने लापरवाही से बच्चे को एक कोने में फेंक दिया और वहीं संयोग से नौकर पानी उबाल रहे थे। बुढ़िया नौकरानी और नौकरानियां डर के मारे चीख पड़ी और उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन वे बहुत दूर थी और बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ये दृश्य देखने के लिए ठीक समय पर पहुंच गया। उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गई। उसने जरा भी संकोच नहीं किया। दोनों पैरों से लात मारते हुए वो हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ा। ये देखकर कि अभी बहुत देर हो चुकी है, उसने अपने हाथ में रखी लकड़ी की तलवार फेंकी। लकड़ी की तलवार बच्चे के हुड में ठीक से घुस गई और बच्चे और उसके कपड़ों को दूर ले गई। बमुश्किल नीचे उबलते पानी के बर्तन से बचकर वो जांच करने के लिए आगे बढ़ा, ये सुनिश्चित करते हुए कि बच्चे को कोई चोट नहीं आई है। फिर लकड़ी की तलवार निकाली और युवा मास्टर प्रसाद को ठंडी निगाहों से घूरते हुए लिखा, तुम तो बच्चों को भी निशाना बनाते हो। क्या प्रसाद परिवार में सब जानवर हैं? ये जानते हुए कि उसने लगभग एक मौत का कारण बना ही दिया था। युवा मास्टर प्रसाद को एक पल के लिए अपराध बोध हुआ, लेकिन अर्जुन मेहरा को पहचानते ही उन पर फिर से गुस्सा आ गया। तो ये तुम हो? मेरे पिता को तुमने कई बार अपमानित किया है। मैं आज तुम्हारे लिए आया हूं। सब लोग यहां आओ। प्रसाद परिवार के कई सदस्यों ने तुरंत उसे घेर लिया। अनन्या रॉय, जो सामने के आंगन में पहुंची थी, शुरू में प्रसाद परिवार की हरकतों को रोकना चाहती थी, लेकिन अर्जुन के पहले वाले तलवार के वार को देखकर वो दंग रह गई। क्या वो वार महज एक इत्तेफाक था? उसने अनिश्चितता से सोचा। बच्चे के टोप पर इतनी दूर से बिना एक बाल को नुकसान पहुंचाए वार करना, ये एक ऐसा कारनामा था जो केवल एक तलवारबाजी गुरु ही कर सकता था, है ना? लेकिन अर्जुन स्पष्ट रूप से साधनाविहीन व्यक्ति था। क्या वो शुरू से ही अर्जुन को गलत समझ रही थी? आगे बढ़ने का इरादा करके वो एक कदम पीछे हट गई। दरवाजे के पीछे छिपकर चुपचाप अर्जुन को देखती रही। युवा गुरु कितना निकम्मा आदमी है, मैं इसे अकेले ही संभाल सकता हूं। प्राण साधना तृतीय स्तर के प्रसाद परिवार के एक युवक ने अपनी तलवार लहराई और हमला किया। रुको! युवा गुरु प्रसाद ने सावधान करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने अपने घुटने थोड़े मोड़े और एक सहज मुक्का मारकर युवक के पेट पर वार किया, जिससे उसकी कई पसलियां तुरंत टूट गई। दरवाजे के पीछे अनन्या रॉय हैरान दिखी। क्या इशिता रेड्डी ने नहीं कहा था कि उसके पास प्राण मूल नहीं है? फिर वो मुक्का क्या था? प्रसाद परिवार के मुखिया के अगले शब्दों ने उन्हें और भी चौंका दिया। क्या गधे ने तुम्हारे सिर पर लात मारी? उसने रोहित वर्मा को हरा दिया। उसकी साधना, कम से कम प्राण साधना, छठे स्तर पर तो है। एक साथ हमला करो, उन्होंने आदेश दिया। प्रसाद परिवार के कई सदस्यों ने उन्हें घेर लिया, जिनकी साधना 5वीं से 6ठी तक थी। हालांकि अपनी संख्या के बावजूद वे बढ़त हासिल नहीं कर सके। अर्जुन ने तेजी से उन सभी को जमीन पर गिरा दिया। हर कोई अलग अलग स्तर पर घायल था। जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। युवा गुरु प्रसाद चौंक गए। क्या तुम फिर से टूट पड़े हो? अर्जुन ने ठंडे स्वर में लिखा। तुम पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो आगे बढ़ा और अपनी दाहिनी मुट्ठी सीधे युवा गुरु प्रसाद के चेहरे पर तान दी। युवा गुरु प्रसाद ने गुस्से से कहा, क्या मैं तुमसे डरता हूं? उसने अपनी प्राण साधना 7वीं परत का क्षेत्र खोल दिया। उसकी मुट्ठियां जुड़वा ड्रैगन की तरह हमला कर रही थी। हालांकि संपर्क में आने पर युवा गुरु प्रसाद को लगा कि कोई जबरदस्त बल उन पर टूट पड़ा है। आह! बिना किसी संदेह के एक ही मुक्के से वो पीछे की ओर उड़ गए। घृणित प्रसाद चंद्रकांत, जो कही और लूटपाट कर रहे थे, समय रहते अपने बेटे को पकड़ने दौड़े और खींचते हुए बोले, तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की। अपने बेटे को खून से लथपथ देखकर
प्रसाद परिवार के मुखिया आग बबूला हो गए। अर्जुन ने बेरुखी से लिखा, तुम रेड्डी हवेली में तोड़फोड़ करते हो और अपने बेटे को घायल करने का दोष दूसरों पर डालते हो। तुम पहले की तरह ही बेशर्म हो। प्रसाद चंद्रकांत ने सही कहा, कर्ज चुकाना जायज है। रेड्डी परिवार की संपत्ति जब्त होने वाली है और मैंने उसे चुकाने के लिए थोड़ी सी संपत्ति ले ली है। इसमें क्या गलत है? अर्जुन आगे कुछ नहीं बोला। उसने 3 लाख रुपए का एक चांदी का नोट निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया और लिखा, ये रहा पैसा, मैं रेड्डी परिवार के लिए इसे चुकाता हूं। लेकिन रेड्डी हवेली में जो भी लड़ेगा वो बिना चोट खाए नहीं बचेगा। चांदी का नोट देखकर प्रसाद चंद्रकांत ने राहत की सांस ली, लेकिन अर्जुन की बातों पर उसने तिरस्कार पूर्वक व्यंग्य किया, तुम्हें लगता है कि तुम कोई खास हो। मेरा प्रसाद परिवार अपनी मर्जी से आता जाता है, तुम क्या कर सकते हो? फिर उसने चांदी का नोट उठाया और हाथ हिलाकर कहा, चलो चले। प्रसाद परिवार के सदस्य एक भव्य जुलूस के साथ वहां से निकल पड़े। अर्जुन भाव शून्य अपनी लकड़ी की तलवार लहराते हुए प्रसाद परिवार के सदस्यों पर टूट पड़ा। उसे इतने सारे प्रसाद परिवार के सदस्यों से अकेले भिड़ने की हिम्मत करते देखकर प्रसाद चंद्रकांत अपमानित और क्रोधित दोनों हुए। ये उनके प्रसाद परिवार की पूरी तरह से अवहेलना थी। एक साथ हमला करो। चींटियों के झुंड से तो हाथी भी डरता है। एक साधारण अर्जुन मेहरा की तो बात ही छोड़िए, वे उसे एक ही थूक से डुबो सकते थे। अर्जुन अविचलित रहा। लकड़ी की तलवार तुरंत घूम गई। अकेले तारों के बिंदु, चांद को रोशन कर रहे 3 तारे, हर वार पिछले वार से ज्यादा शक्तिशाली था। हालांकि वो लकड़ी की तलवार थी, तेज नहीं, फिर भी उस पर खून की लकीरें पड़ रही थी। आह आह! प्रसाद परिवार के सदस्यों की चीखें आंगन में गूंज उठीं। अर्जुन भेड़ों के बीच बाघ की तरह घूम रहा था। हर वार में एक भेड़ को मार गिरा रहा था। कुछ ही सांसों में प्रसाद परिवार के ज्यादातर सदस्य गिर पड़े। प्रसाद चंद्रकांत सदमे और गुस्से के मिले जुले भाव में थे। छोटे जानवर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने अपनी प्राण साधना की 8वीं परत पूर्णता का क्षेत्र खोल दिया। भीड़ को चीरते हुए अर्जुन की ओर बढ़े, एक लोहे की तलवार पकड़े और जोरदार वार करते हुए। लेकिन सिर्फ एक ही वार में अर्जुन ने उसके निहत्थे हथियार निकाल दिए और उसकी छाती पर वार कर दिया, जिससे उसका खून बेकाबू होकर बहने लगा। परिवार का मुखिया घायल है, भागो भागो! घबराकर प्रसाद परिवार के सदस्य प्रसाद चंद्रकांत को जल्दी से उठाकर ले गए। अर्जुन ने रेड्डी हवेली से पीछे हटते हुए प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों का पीछा किया और उन्हें मार गिराया, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रसाद परिवार का कोई भी सदस्य बिना चोट के न बचे। अपने परिवार को इतनी बुरी तरह से पिटता देखकर प्रसाद चंद्रकांत की आंखें गुस्से से भर आई। अर्जुन मेहरा, रेड्डी परिवार, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बस रुको, प्रसाद परिवार का 1 स्टार सोल मास्टर जल्द ही लौटेगा, तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। किसी भी शहर में एक सच्चा सोल मास्टर एक पूजनीय व्यक्ति होता था। निर्जला नगर का नगर स्वामी भी 1 स्टार सोल मास्टर के सामने श्रद्धा से झुक जाता था। क्रोधित होने पर पहाड़ और नदियां रंग बदल लेती थी और खून की नदियां बन निकलती थी। एक सितारा आत्मा गुरु अर्जुन ने कंधे उचका दिए, उसे आने दो। आंगन में लौटकर उसने नौकरों को गंदगी साफ करने का आदेश दिया। जो लोग कभी अर्जुन का तिरस्कार करते थे, अब डर के मारे उसकी बात मान रहे थे, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। इस युद्ध में अर्जुन ने अकेले ही पूरे प्रसाद परिवार का मुकाबला किया। क्या ही अजय अद्वितीय पराक्रम था। दरवाजे के पीछे छुपकर अनन्या रॉय भी चमकती आंखों से मानो कोई खजाना खोज रही हो बाहर निकली और बोली, युवा गुरु अर्जुन, आप सचमुच छिपी हुई प्रतिभाओं से भरे हुए हैं। अर्जुन ने अभी कुछ समय पहले ही अपनी प्राण साधना की 8वीं परत का प्रदर्शन किया था।
उसकी तलवारबाजी अभी अपनी सबसे मजबूत तकनीक प्रकट नहीं कर पाई थी। उसने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी। उसने शांति से लिखा, तुम मेरी बहुत तारीफ कर रही हो। मुझे अभी सफाई करनी है। मैं आपका मनोरंजन नहीं कर सकता। मिस अनन्या, कृपया घर जैसा महसूस करें। यह कहकर वो जगह साफ करने में शामिल हो गया। अनन्या रॉय थोड़ी नाराज थी। वो नगर स्वामी की बेटी उनसे बात कर रही थी और वो उदासीन लग रहे थे। क्या वो थोड़े से कौशल से अहंकारी हो रहे हैं? उन्हें लगा कि उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाना जरूरी है। युवा गुरु अर्जुन, मुझे तुम्हारी तलवारबाजी में थोड़ी कमी नजर आ रही है। संयोग से मेरे गुरु तलवारबाजी के विशेषज्ञ हैं। मैं तुम्हें थोड़ा मार्गदर्शन दे सकता हूं। मुझे मार्गदर्शन दो। अर्जुन ने थोड़ा सोचा और सहर्ष सहमत हो गए। अनन्या रॉय की प्रतिभा इशिता रेड्डी से कम नहीं थी और उसने बाहर प्रशिक्षण लिया था। उसका कौशल मजबूत होना चाहिए। वो पूरी ताकत से द्वंद्व युद्ध के लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी थी। उसने अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और उसे शुरू करने के लिए आमंत्रित किया। अनन्या मन ही मन मुस्कुराई। घमंडी लड़के, देखो मैं तुम्हें कैसे सिखाती हूं। उसने अपनी हरी तलवार निकालते हुए और शानदार तलवारबाजी दिखाते हुए अपने प्राण साधना के 9वें स्तर के क्षेत्र को प्रकट करते हुए यह कहा। अर्जुन तुरंत गंभीर हो गया। अपनी ताकत छिपाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने अपने प्राण साधना के 9वें स्तर के क्षेत्र को उजागर किया और अपनी सबसे शक्तिशाली चाल उत्तर की ओर 7 तारे का इस्तेमाल किया। जिस क्षण उनकी तलवारें टकराई, अनन्या को एक जबरदस्त प्रहार का एहसास हुआ। उसकी तलवार तुरंत निहत्थी हो गई और उसके हाथ से छूट गई। अर्जुन की तलवार ने सहजता से उसकी रक्षा को भेद दिया और उसके गले पर जाकर रुक गई। अर्जुन स्तब्ध रह गया। ये अनन्या रॉय भी अचंभित थी। मैं हार गई? एक ही चाल में? सिर्फ एक चाल में? रुको, मैं अभी तैयार नहीं थी। चलो फिर से करते हैं। अनन्या रॉय ने अजीब तरह से कहा। उसे लगा कि वो इतनी जल्दी और निर्णायक रूप से हार नहीं सकती थी। इशिता रेड्डी से कम प्रतिभा न होने और एक गुरु से 3 साल की ट्रेनिंग के बाद क्या रेड्डी परिवार की छोटी सी मूक लड़की उसे एक ही चाल में हरा सकती थी? कौन इस पर यकीन करेगा? जरूर उसकी अपनी लापरवाही रही होगी, जिसका फायदा अर्जुन मेहरा को मिल गया। अर्जुन ने तुरंत सिर हिला दिया। उसे यह भी लगा कि अनन्या बहुत जल्दी हार गई। लग रहा था कि वो लता सिन्हा के 8वें स्तर के पूर्णता प्रक्षेपण जितनी भी मजबूत नहीं थी। शायद उसने पूरी ताकत नहीं लगाई। अपना सम्मान वापस पाने के इरादे से अनन्या ने पूरा ध्यान केंद्रित किया। सावधान, सितारों का पीछा करने वाली तलवारबाजी। उसने अपनी कलाई घुमाई और उसकी तलवारबाजी चकाचौंध हो गई। उसकी शक्ति पहले से दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। अर्जुन ने भी अपना सब कुछ झोंक दिया। उत्तर की ओर 7 तारे। टकराव। दोनों तलवारें आपस में मिली और परिचित शक्ति वापस लौट आई। अनन्या अपनी तलवार फिर से नहीं पकड़ सकी और वो उसके हाथ से छूट गई। तुरंत एक लकड़ी की तलवार उसके गले पर रख दी गई। अनन्या के गाल तेजी से लाल हो गए। एक चाल, फिर एक चाल। अगर वो पहले लापरवाही का दावा कर सकती थी, तो इस बार क्या? नतीजा साफ था। अर्जुन की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। ये सोचकर कि उसने उसे रास्ता दिखाने का कितना दावा किया था, उसका चेहरा और भी लाल हो गया। काश उसे कोई रास्ता मिल जाता जहां वो रेंग कर अंदर जा सकती। एक नौसिखिया होने के नाते एक ही चाल में हार जाना, फिर भी एक ऐसे उस्ताद का मार्गदर्शन करने का दावा करना जिसकी तलवारबाजी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ थी। हे भगवान, कितनी शर्मनाक बात है। अर्जुन को धीरे धीरे समझ आ गया कि यही अनन्या की असली ताकत है। उसे भी उसकी शर्मिंदगी का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी तलवार वापस खींच ली और लिखा, मैं मर्द हूं, इसलिए ज्यादा ताकतवर हूं। माचिस की गिनती नहीं होती। ये कहकर वो चुपचाप नौकरों के काम में मदद करने के लिए वापस लौट गया। अर्जुन का बहाना सुनकर
अनन्या के अंदर अप्रत्याशित रूप से गर्माहट महसूस हुई। उस दृश्य को याद करते हुए जहां अर्जुन ने रेड्डी परिवार के बच्चे को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, उसे उसकी छवि इशिता रेड्डी के वर्णन से बिल्कुल अलग लगी। वो साफ तौर पर बहुत दयालु और विचारशील व्यक्ति है। इशिता हमेशा उसकी बुराई क्यों करती है? अर्जुन के बारे में उसकी धारणा पूरी तरह बदल गई। असली अर्जुन मेहरा एक गहरे छिपे हुए शीर्ष विशेषज्ञ थे। निर्जला नगर में अपने साथियों में से एक, बिल्कुल शीर्ष प्रतिभाओं में से एक। उनका चरित्र भी बुरा नहीं था। अचानक उसे इशिता के पास आने का मकसद याद आ गया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, युवा गुरु अर्जुन, कालनागिनी सभा के अवशेष परेशानी खड़ी कर रहे हैं। मैं इस बार अपने पिता की चिंता दूर करने के लिए लौटी हूं। तो मैं कालनागिनी सभा के अवशेषों का किसी भी समय जवाब देने के लिए एक शैडो गार्ड टीम बनाने की योजना बना रही हूं। क्या तुम इसमें शामिल होना चाहोगे? ये सुनकर अर्जुन उत्सुक हो गया। कालनागिनी सभा के उपवेदी स्वामी को मारने के लिए सिर्फ ताकत ही काफी नहीं थी, उसे कालनागिनी सभा के अवशेषों की गतिविधियों का भी पता होना जरूरी था। वरना अगर वो उपवेदी स्वामी को न ढूंढ पाता तो क्या कर पाता? और नगरपाल भवन बेशक कालनागिनी सभा के बारे में किसी व्यक्ति से ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकता था। अर्जुन की खामोशी देखकर अनन्या को लगा कि वो फायदे नुकसान पर विचार कर रहा है और उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिना कुछ लिए मदद नहीं करने दूंगी। अगर तुम योगदान दोगे तो तुम नगरपाल भवन में पुस्तक संग्रह मंडप में जा सकते हो। किताबें? अर्जुन ललचा गया। हालांकि उसके पास पहले से ही 2 उच्च स्तरीय आक्रमण और मानसिक विधियां थी, उसके पास अन्य पहलुओं पर कोई पुस्तक नहीं थी। और नगर पालक का भवन निश्चित रूप से निर्जला नगर में पुस्तकों के सबसे समृद्ध संग्रह वाला स्थान था। उसने सिर हिलाया। ठीक है। अनन्या बहुत खुश हुई और बोली, तुम मेरे द्वारा भर्ती किए गए पहले छाया रक्षक हो, इसलिए मैं तुम्हें नंबर 1 छाया रक्षक कहूंगी। कालनागिनी सभा के अवशेषों से निपटने में उनके प्रतिशोध की बहुत संभावना है, इसलिए जब तुम कुछ करो तो ये मुखौटा पहनो। उसने अपना तैयार किया हुआ एक धूसर मुखौटा निकाला और अर्जुन को दे दिया। मुखौटे से केवल चेहरे की विशेषताएं ही दिखाई दे रही थी। माथे पर एक अंक खुदा हुआ था जो दर्शाता था कि ये नंबर 1 छाया रक्षक था। इसके अलावा नंबर 1 छाया रक्षक के रूप में तुम्हारी पहचान केवल मुझे ही पता होगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अनन्या ने आगे कहा। अर्जुन को ज्यादा सुकून मिला। उसने मास्क लिया और उसे अपनी छाती में दबा लिया। उसने लिखा, शैडो गार्ड आखिर क्या करता है? अनन्या ने कहा, कुछ नहीं, बस जानकारी का इंतजार करो। अगर कालनागिनी सभा के अवशेष मिल गए तो आसमान में एक सिग्नल धुआं होगा, बस समय पर पहुंच जाओ। और भी अच्छा, अगर ये गश्ती ड्यूटी होती तो बहुत समय लगता। इसके अलावा मेरी शैडो गार्ड टीम सिर्फ प्रतिभाशाली लोगों को ही भर्ती करती है। जितना ऊंचा पद उतना ही मजबूत कौशल, और तुम ही वो शैडो गार्ड हो जिसकी मैं सबसे ज्यादा कदर करता हूं। अगली इशिता रेड्डी है। चूंकि तुम नंबर 1 शैडो गार्ड हो, इसलिए ये नंबर 2 शैडो गार्ड मास्क तुम्हें उसे देना है। तुम दोनों कल सिटी लॉर्ड मैंशन में आना, क्योंकि मैं कई और शैडो गार्ड्स को इकट्ठा करके तुम्हें कुछ संसाधन सहायता प्रदान करूंगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और नंबर 2 शैडो गार्ड मास्क स्वीकार कर लिया। तभी अनन्या संतुष्ट होकर वहां से चली गई। उसके जाते ही इशिता रेड्डी और मीरा थकी हुई एक दूसरे का सहारा लेते हुए लौट आई। अर्जुन, तुम कब वापस आए? इशिता पत्थर की मेज पर लेटी हुई चाय के कई कप गटक रही थी और झिड़कते हुए बोली, ड्रैगनाइजिंग पाथ पर इतना अच्छा मौका था और तुमने उसकी कद्र नहीं की। अर्जुन अचंभित रह गया। मैं उसकी कद्र कैसे नहीं कर पाया? उसने लिखा, मैंने इतनी चुनौती दी कि मैं आगे चुनौती नहीं दे सकता था, इसलिए मुझे पीछे हटना पड़ा। इससे भी ऊंचा आधार स्थापना क्षेत्र था। उस समय प्राण साधना में उसकी अष्टम परत की सिद्धि के साथ
इससे भी ऊपर जाना एक संघर्ष होता। इशिता ने अपने होंठ भींच लिए। विपत्ति से लड़ो, क्या तुम समझते नहीं? मीरा खुद को फटकार लगाने से रोक नहीं पाई। हाँ, क्या मैं भी लंबे समय से 8वें स्तर पर नहीं फंसी हूं? लेकिन बार बार अभ्यास करने से मैं धीरे धीरे मजबूत होती गई और आखिरकार आगे बढ़ने में कामयाब हो गई। तुम वहां इतने कम समय के लिए गए थे और तुम पहले ही जा चुके थे। अर्जुन ने अपनी नाक छुई। क्या यह संभव है कि मेरी ताकत इतनी ज्यादा हो कि मैं अपने दायरे से जुड़ी चुनौतियों को जल्दी पूरा कर सकूं? लेकिन ये बातें जोर से कहने की जरूरत नहीं थी। उसने नंबर 2 शैडो गार्ड का मुखौटा निकाला और इशिता को देते हुए लिखा, मिस अनन्या रॉय आई थी और उन्होंने मुझसे इसे तुम्हें देने के लिए कहा था। शैडो गार्ड, क्या वो सचमुच इसे बनाने की योजना बना रही है? उन्होंने 3 साल पहले इस बारे में बात की थी और कहा था कि वो मुझे नंबर 1 शैडो गार्ड बनने के लिए जरूर आमंत्रित करेंगी। इशिता ने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन जब उसने देखा कि माथे पर 2 लिखा हुआ है तो वो दंग रह गई। ये नंबर 2 शैडो गार्ड क्यों है? उसने नंबर 1 किसे दिया? क्या शहर में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई और प्रतिभाशाली व्यक्ति है? नामुमकिन। वो अविश्वास से भरी हुई बार बार उसे देखती रही। ये जानकर कि वे कल सभी शैडो गार्ड से मिलेंगे, उसकी फीनिक्स जैसी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। ठीक है, मैं देखना चाहती हूं कि वो नंबर 1 मुझसे ऊपर क्यों है। अर्जुन अवाक रह गया। क्या इतना प्रतिस्पर्धी होना जरूरी है? उसने कंधे उचकाए और अपनी साधना जारी रखने के लिए वापस चला गया। जैसे ही वो जाने वाला था, इशिता के होंठ ऐसे हिले मानो वो कुछ कहना चाहती हो। आखिरकार मीरा के प्रोत्साहन से उसने कहा, ओह अर्जुन, क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकती हूं? मैंने सुना है कि शर्मा परिवार ने हाल ही में पिफू पिल नाम की एक नई गोली निकाली है जो फाउंडेशन स्थापना के लिए है। हर दिन केवल एक ही की नीलामी होती है और उसकी कीमत निश्चित रूप से बहुत ज्यादा होगी। तो बिना सोचे समझे अर्जुन ने सीधे लिख दिया, नहीं। इतनी सीधी सादी अस्वीकृति सुनकर इशिता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके होंठ भींच लिए। मीरा गिड़गिड़ाने से खुद को रोक नहीं पाई। अर्जुन, बहन वायु पर्वत संप्रदाय के बुजुर्गों के आने से पहले ही फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में पहुंच जाना चाहती है ताकि वे उस पर कृपा करें। कृपया उसकी मदद करो। अर्जुन फिर भी नहीं हिचकिचाया। उसने सीधे अपनी तिजोरी से सारे चांदी के नोट निकाले और लिखा, तुम्हें कितने चाहिए? दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। इससे इशिता, जिसने सफलतापूर्वक पैसे उधार लिए थे, खुश नहीं हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि अर्जुन के मन में वो मीरा से कहीं कम महत्वपूर्ण थी? अपनी जिद में उसने अपनी गर्दन में हाथ डाला और एक अंगूठे के आकार का जेड मन का निकाला जो अभी भी गर्म था। इशिता ने अपने लाल होठों को काटते हुए उसे अर्जुन को दिया और कहा, ले लो, मैं तुमसे पैसे यूं ही उधार नहीं लूंगी। अर्जुन मेहरा ने उसे आश्चर्य से देखा। उसकी गर्माहट महसूस करते हुए वो इशिता रेड्डी की भरी हुई छाती पर नजर डाले बिना नहीं रह सका। फिर उसने जल्दी से नजरें फेर ली और उदासीनता का नाटक करते हुए पूछा, ये क्या है? इशिता ने अनिच्छा से भरी आंखों से जेड मनके को देखा। ये मुझे जन्म के समय एक विशेषज्ञ ने दिया था जिसने मेरी अनोखी अस्थि संरचना देखी थी। उसने कहा था कि इसके अंदर एक साधना तकनीक छिपी है, लेकिन हम इसे कभी नहीं खोल पाए। अब मैं इसे गिरवी रख रहा हूं। जब मैं पैसे चुका दूंगा तो तुम इसे मुझे वापस कर सकती हो। इसे मत खोना। ओ, अर्जुन ने नौकरानियों से इसका जिक्र जरूर सुना था। उन्होंने बताया कि 18 साल पहले जब इशिता का जन्म हुआ था तो प्रसव कक्ष के ऊपर एक इंद्रधनुष बना हुआ था। इस आश्चर्यजनक घटना ने एक विशेषज्ञ का ध्यान खींचा। जांच पड़ताल करने पर उसे इशिता असाधारण रूप से प्रतिभाशाली लगी। उसने इसे भाग्य का खेल माना और उन्हें एक अनमोल तोहफा बतौर निशानी दे दिया। इशिता ने अप्रत्याशित रूप से उसे उसके पास गिरवी रख दिया। कुछ सोचने के बाद
अर्जुन ने उसे ये लिखते हुए लौटा दिया, ये चीज तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। अगर ये खो गई तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। इसे गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, तुम इसे वापस ले जा सकते हो। लेकिन इशिता जिद करते हुए बोली, गरीब लोग दान नहीं लेते। ये मत सोचो कि मुझ पर तुम्हारा कोई एहसान है। उसने चांदी के नोटों के ढेर में से 20 लाख निकाले और कहा, मैं भविष्य में तुम्हें चुका दूंगी। फिर वो गुस्से में चली गई। अर्जुन हैरान सा हो गया, मैंने उसे कैसे नाराज कर दिया? मीरा ने अपनी बहन के पीछे हटते हुए चेहरे को देखा और धीरे से आह भरी। ऐसा नहीं है कि तुमने उसे नाराज किया, बात यह है कि वह तुम्हारी परवाह करने लगी है। ये मीरा की भी चिंता थी। जैसे जैसे अर्जुन का प्रदर्शन बढ़ता गया, क्या उसकी बहन अब भी अर्जुन को पहले की तरह नापसंद करती? अगर एक दिन उसे अर्जुन पसंद आने लगे, तब वो क्या करेगा? आखिरकार ये सगाई असल में उसकी बहन के लिए ही तो थी। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, उसे मेरी क्या परवाह? अर्जुन ने सिर हिलाया और आसपास कोई न देखकर एक उच्च स्तरीय प्राण साधना द्रव्य निकालकर मीरा को दे दिया। जल्दी से इस्तेमाल करो। इस बार मीरा ने मना नहीं किया। कालनागिनी सभा के अवशेष रेड्डी परिवार के सभी सदस्यों पर पहाड़ की तरह भारी पड़ रहे थे। उनकी ताकत बढ़ाना एक सख्त जरूरत थी। मीरा को विदा करने के बाद अर्जुन अपने कमरे में लौट आया। जेड मन का निकालकर उसने उत्सुकता से उसकी जांच की। गौर से देखने पर उच्च स्तरीय जेड नक्काशी होने के कारण इसकी उत्कृष्ट गुणवत्ता के अलावा इसमें कुछ भी खास नहीं था। लेकिन चूंकि उस विशेषज्ञ ने इसे उपहार में दिया है, इसलिए यह कोई साधारण जेड मन का नहीं हो सकता। उसने कई तरीके आजमाए, जैसे इसे मोमबत्ती की लौ पर रखना, पानी में भिगोना और यहां तक कि प्राण साधना द्रव में डुबोना। उसने रहस्य जानने के जितने भी तरीके अजीबोगरीब कहानियों में सुने थे, सब आजमाए। फिर भी जेड मन का नहीं बदला। क्या यह सचमुच एक साधारण जेड मन का है? अर्जुन ने उदास होकर उसे अपने गले में लटका लिया। इतनी कीमती चीज अगर खो जाती तो इशिता शायद उसे तलवार से मार देती, है ना? मुझे इसकी क्या जरूरत है? यह तो बस एक बेकार बात है। अर्जुन बिस्तर पर लेटा हुआ अपनी छाती हल्के से थपथपा रहा था, बुदबुदा रहा था। लेकिन उसकी हथेलियों के कोमल थपथपाने से जेड मनके से आत्मिक शक्ति का एक हल्का सा अंश निकल रहा था। ऐसी मंद आत्मिक शक्ति आम लोगों के लिए अगोचर थी। लेकिन अर्जुन तुरंत चौंक गया। एक झटके में वो कार्प की तरह उछला और जेड मन का बाहर निकाला। उसका चेहरा सदमे से भर गया। आत्मिक शक्ति, क्या इसे खोलने के लिए चंद्रकला आत्मिक तकनीक जैसी आत्मिक शक्ति की आवश्यकता हो सकती है? अर्जुन को अचानक प्यास लगने लगी। जोर से निगलते हुए उसने ध्यान से जेड मनके में झांकते हुए आत्मिक शक्ति की एक किरण छोड़ी। तुरंत जेड मनका ने प्रतिक्रिया दी। उसने एक तेज हरे प्रकाश की किरण उत्सर्जित की। हवा में प्रक्षेपित होकर वो एक तैरते हुए पाठ में बदल गया। गहन स्तर की उच्च गति तकनीक, एकाकी जंगली हंस की छाया। क्या? अर्जुन दंग रह गया। ये वास्तव में एक गहन स्तर की उच्च साधना तकनीक थी और एक दुर्लभ गति तकनीक। सभी साधना तकनीकों में गति तकनीकें सबसे दुर्लभ थी। पूरे निर्जला नगर में एक भी गति तकनीक नहीं थी, एक भी निम्नतर तकनीक नहीं। लेकिन उसके सामने ये एकाकी जंगली हंस छाया न केवल एक गति तकनीक थी, बल्कि गहन स्तर की भी थी। विशेषज्ञ ने रेड्डी परिवार को बिल्कुल भी मूर्ख नहीं बनाया। उसने सचमुच इशिता के लिए एक साधना तकनीक छोड़ी थी और वो बेहद उन्नत थी। उसने तुरंत उस तकनीक को ध्यान से नोट कर लिया। आखिर में उसे विशेषज्ञ का एक संदेश मिला। स्वर्गाश्रय पर्वत, मेघ गुहा गुफा, मैंने वहां कुछ वस्तुएं छोड़ी है। आशा है कि वे तुम्हारे काम आएंगी। अर्जुन रुक गया। ये एक और अवसर था जो विशेषज्ञ ने इशिता के लिए छोड़ा था, है ना? लेकिन अगर उसे ठीक से याद था तो क्या यह कालनागिनी सभा की उपशाखा नहीं थी?
उसने थोड़ा संदेह जताया। छोड़ो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पहले इस गति तकनीक का अभ्यास कर लो। अर्जुन इंतजार नहीं कर सका। एकाकी जंगली हंस छाया 3 परतों में बंटी हुई थी। प्रथम स्तर की महान सफलता से व्यक्ति लहरों और नावों पर चल सकता था, समतल जमीन जैसी दीवारों पर चल सकता था। द्वितीय स्तर की महान सफलता से व्यक्ति पत्तों के जंगल में एक कदम में 100 मीटर तक सरक सकता था। तृतीय स्तर की महान सफलता से व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा को पंखों की तरह इस्तेमाल करके हवा में स्वतंत्र रूप से उड़ सकता था। प्रस्तावना पढ़ते ही अर्जुन का खून खौल उठा। निसंदेह साधना तकनीक में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा था कि ये एक गहन स्तर की ऊंचाई है और सबसे कठिन गति तकनीक है। प्रथम स्तर की महान सफलता के लिए 1 वर्ष तक अथक प्रयास की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को न तो अहंकारी होना चाहिए और न ही अधीर। क्या ऐसा है? अर्जुन ने तुरंत इसे ध्यान से समझना शुरू कर दिया और एक क्षण बाद वो खुद को ये कहने से नहीं रोक सका, प्रथम स्तर इतना कठिन नहीं लगता। उस हरे आत्मा प्रकाश बपतिस्मा के कारण अब तक सभी तथाकथित उच्च कठिनाई वाली साधना तकनीकें उसके लिए उतनी कठिन नहीं थी। अगली सुबह अर्जुन अपने छोटे से कमरे में अविश्वसनीय गति से घूम रहा था। दीवारों, छत और जमीन पर उछल कूद कर रहा था और आगे पीछे दौड़ रहा था। एक सहज कदम से वो कई मीटर तक पहुंच सकता था। अगर वो पूरी ताकत से दौड़ता तो शायद कमरे के एक छोर से दूसरी दीवार से टकरा जाता। वो पसीने से लथपथ था और उसकी आंखें उत्साह से भरी थी। मात्र छोटी सफलता इतनी गति प्राप्त कर लेती है। बड़ी सफलता में क्या कोई पंख की तरह हल्का, हवा की तरह तेज नहीं होगा? इस गति तकनीक से मिले बिल्कुल नए अनुभव को महसूस करते हुए अर्जुन बेहद संतुष्ट था। वो अभ्यास जारी रखना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे सिटी लॉर्ड के महल में जाकर उनसे मिलना पड़ा। रेड्डी महल से निकलकर वो जल्दी से सिटी लॉर्ड के महल में पहुंचा, एक सुनसान गली ढूंढी और नंबर 1 का मुखौटा पहन लिया। गति तकनीक का इस्तेमाल करके वो आसानी से 10 फुट ऊंची दीवार पर चढ़ गया। सिटी लॉर्ड का महल, दाहिना आंगन। आंगन में 9 शैडो गार्ड खड़े थे। अनन्या रॉय ने आंगन के प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए थोड़ा मुंह बनाया। नंबर 2 से 9 मौजूद थे। सिर्फ नंबर 1 शैडो गार्ड अर्जुन मेहरा ही नहीं आया था। इशिता रेड्डी, जो पहले से ही असंतुष्ट थी, बोली, कितना घमंड है, हम सबको एक ही व्यक्ति के लिए इंतजार करवा रहा है। क्या वह सचमुच खुद को कोई विलक्षण प्रतिभा समझता है? उसके बोलते ही बाकी 8 शैडो गार्डों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। ये सभी लाखों में से अनन्या रॉय द्वारा चुने गए सर्वश्रेष्ठ थे। कौन खुद को नीचा दिखाना चाहेगा? अनन्या उन्हें बस इतना ही शांत कर पाई। निश्चिंत रहो, मैंने द्वारपालों को पहले ही निर्देश दे दिया है कि जैसे ही वह आए मुझे सूचित करें। ये कहते हुए अनन्या ने गलती से इशिता की तरफ देखा। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गई, क्योंकि उसे पता भी नहीं था कि इशिता के बगल में कोई चुपचाप खड़ा था। शैडो गार्ड्स ने अनन्या की अजीबोगरीब निगाहों को देखा और उसकी तरफ देखा। उन्होंने जो देखा उससे सभी चौंक गए, खासकर इशिता जो पास खड़ी थी। उसने अचानक देखा कि कोई उसके बगल में भूत की तरह प्रकट हो गया है, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मुखौटा और उस पर अंकित नंबर 1 देखकर उसे राहत मिली, फिर भी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर ये व्यक्ति दुश्मन होता तो वो पहले ही एक लाश बन चुकी होती, है ना? वो कब आया? वो चुपचाप उसके ध्यान में आए बिना कैसे पास आ गया? क्या हो सकता है कि उसने कोई रहस्यमयी गुप्त तकनीक सीख ली हो? इस कदम ने कई शैडो गार्ड्स को पूरी तरह से चौंका दिया। जो लोग चुनौती देने की सोच रहे थे, वे अब अपने विचारों पर लगाम लगा रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वो नंबर 1 शैडो गार्ड हो सकता है। इतनी गुप्त और अप्रत्याशित चाल तकनीक, कम से कम मुझे तो इसका मुकाबला करना मुश्किल लगता है। अनन्या रॉय की सूझबूझ वाकई काबिले तारीफ है। उनकी तारीफ सुनकर इशिता रेड्डी और भी असंतुष्ट हो गई।
अपने खराब प्रदर्शन से शर्मिंदा होकर उन्होंने अर्जुन मेहरा के मुखौटे को घूरते हुए कहा, कालनागिनी सभा के अवशेषों से निपटने के लिए असली ताकत चाहिए, हत्या शायद ज्यादा काम की न हो। ये बात कुछ अनुभवी शैडो गार्ड्स को भी समझ में आ गई। हत्या की कला में छिपे रहकर खुले में दुश्मनों पर वार करने का सिद्धांत है, जिससे एक घातक प्रहार हासिल होता है। हालांकि कालनागिनी सभा के अवशेष परछाई में छिपे हुए थे, रहस्यमयी तरीके से काम कर रहे थे और उन्हें हत्या का मौका नहीं दे रहे थे। इसलिए कालनागिनी सभा का सामना करने के लिए वाकई कड़ी मेहनत की जरूरत थी। अर्जुन ने इशिता के मुखौटे पर नजर डाली और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुखौटे के पीछे से भी वो उस पल इशिता के जिद्दी भाव की कल्पना कर सकता था। और तो और मुखौटे के साथ उसे अब लिखने की जरूरत नहीं थी और वो बिना किसी हिचकिचाहट के बोल सकता था, तुम्हें किसने बताया कि मैं सिर्फ हत्या करने में ही माहिर हूं? इशिता ने मुंह बनाया, हम युद्ध के मैदान में सच्चाई देखेंगे। बाकी शैडो गार्ड्स उनकी बातचीत से हैरान नहीं हुए, वे बस मजाक कर रहे थे। हालांकि अनन्या रॉय शब्दों से परे स्तब्ध थी। अर्जुन बोल सकता था, क्या वो गूंगा नहीं था? एक पल के लिए अनन्या को अर्जुन के बारे में बेहद उत्सुकता हुई। उसने गूंगा होने का नाटक क्यों किया था? बेकार होने का नाटक क्यों? रेड्डी परिवार में खुद को दीन क्यों बनाया? इन सब सवालों ने उसे कुछ देर के लिए सोच में डाल दिया। तब तक जब इशिता ने अधीरता से याद दिलाया, मिस अनन्या, आपने हमें क्यों बुलाया? अनन्या वास्तविकता में लौट आई और मुस्कुराते हुए ताली बजाई। कई पहरेदार अंदर आए। उनके पास तरह तरह के हथियार और निम्न श्रेणी का प्राण साधना द्रव्य था। यहां काले लोहे से गढ़े गए कठोर और तीखे सभी तरह के हथियार हैं और ये निम्न श्रेणी का प्राण साधना द्रव्य है। प्रत्येक व्यक्ति 10 बोतलें ले सकता है। ये सुनकर छाया रक्षकों की आंखें चमक उठीं। निम्न श्रेणी के प्राण साधना द्रव्य को छोड़कर ये सभी हथियार उच्च श्रेणी के थे, जिन्हें विशेष रूप से नगर स्वामी के भवन द्वारा तैयार किया गया था। उनकी गुणवत्ता साधारण लोहारों द्वारा बनाए गए हथियारों से कहीं बेहतर थी। इशिता खुश हो गई। प्राण साधना द्रव्य अब उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रहा, लेकिन उसे एक अच्छी तलवार की सख्त जरूरत थी। उसके हाथ में हरी तलवार मध्यम गुणवत्ता की थी। उसके सामने मौजूद दिव्य अस्त्रों से कहीं कमतर। उसकी नजर एक नीली काली लोहे की तलवार पर पड़ी। जब दूसरे लोग अभी भी प्राण साधना द्रव्य ले रहे थे, वो खुशी से दौड़ी, लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही हवा का एक तेज झोंका उसके पास से गुजर गया। जल्द ही जिस नीली तलवार पर उसकी नजर थी, वो नंबर एक शैडो गार्ड के हाथ में आ गई। एक अच्छी तलवार। अर्जुन ने उसे तौल कर कहा। इशिता ने झट से कहा, मैंने इसे पहले देखा था। अर्जुन ने बिना सिर घुमाए जवाब दिया, मुझे सारे हथियार यही चाहिए। क्या इसका मतलब ये सब मेरे हैं? ये जानते हुए कि वो मुश्किल में है, इशिता ने अपने होंठ काटे और कुछ नहीं कहा। तभी अर्जुन ने हथियारों के बीच एक काली तलवार देखी। उसे उठाते हुए उसे लगा कि वो भारी है, लेकिन साततारा तलवार तकनीक के बड़े और चौड़े दावों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। इसलिए उसने एक ही झटके में काली तलवार अपनी पीठ पर रख ली। फिर उसने नीली तलवार इशिता की ओर उछाली। ठीक है, ले लो। इशिता ने अपने होंठ काटे और उसे पीछे धकेल दिया। मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे वो कुछ नहीं चाहिए जो तुम्हें नहीं चाहिए। उसका मूड खराब था। कल अर्जुन द्वारा दया की जा रही थी और आज नंबर एक शैडो गार्ड द्वारा भी। ये बेहद गुस्सा दिलाने वाला था। क्या निर्जला नगर के सभी पुरुष एक जैसे थे? अर्जुन अवाक रह गया। कालनागिनी सभा के अवशेषों से निपटना खतरनाक है। तुम्हारे पास जो तलवार है वो शायद पर्याप्त न हो। इस बात ने इशिता को और भी जिद्दी बना दिया। अपना काम करो। कितना मूर्ख इंसान है। अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और लोहे की तलवार घुमाने लगा और उसे और भी काम आने लगा। बस अफसोस की बात यह थी कि वो कोई जादुई कलाकृति नहीं थी।
वो उसकी लकड़ी की तलवार की तरह अप्रत्याशित वज्र प्रहार प्रभाव पैदा नहीं कर सकती थी। जब सभी ने अपने हथियार और प्राण साधना द्रव्य चुन लिए, तो अनन्या रॉय ने उन्हें अवशेषों की स्थिति के बारे में बताया। हमारी नवीनतम जानकारी के अनुसार, हालांकि अवशेषों का ये समूह वायु पर्वत संप्रदाय की घेराबंदी से बच निकला था, लेकिन उनका भागना जल्दबाजी में था और उनके पास संसाधनों का अभाव था। तो हो सकता है कि उन्होंने संसाधनों को हथियाने के लिए निर्जला नगर में घुसपैठ की हो। यह सुनकर सभी तुरंत सतर्क हो गए। कालनागिनी सभा के अवशेष निर्जला नगर में घुस आए थे। अनन्या ने आगे कहा, घबराओ मत, घुसपैठ करने वालों को केवल रक्षक और सदस्य ही होना चाहिए। उपवेदी गुरु शायद ऐसा जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। तभी सभी थोड़ा शांत हुए। प्राण साधना के 9वें स्तर पर रक्षकों का सामना करते हुए उन्हें युद्ध में सफलता मिलेगी, लेकिन अगर ये नींव स्थापना की दूसरी परत का उपवेदी स्वामी होता तो वे मौत के जाल में फंस जाते। अनन्या ने नवीनतम जानकारी का संक्षेप में विश्लेषण करने के बाद उन्हें ये कहते हुए टाल दिया, बस शहर में अलार्म के प्रति सचेत रहो। लेकिन उसके बोलने से पहले ही शहर के दक्षिण से एक तेज सीटी के साथ आकाश में एक ज्वाला फूट पड़ी, जो गहरे लाल धुएं के गुबार में बदल गई, जो ऊपर छा गया। अनन्या स्तब्ध रह गई। छाया रक्षक भी स्तब्ध रह गए। एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि क्या ये एक संयोग था। वे अभी अभी इकट्ठे हुए थे और कालनागिनी सभा के निशान दिखाई दिए। अर्जुन ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। अपनी लोहे की तलवार उठाई और बवंडर की तरह बगल के आंगन से बाहर निकल गया। इशिता ने भी जल्दी से उसका पीछा किया, अपनी हरी तलवार उठाई और उसका पीछा किया। लेकिन आंगन से बाहर निकलते ही अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दिया। इससे उसके प्रतिस्पर्धा करने के दृढ़ संकल्प को बल मिला। कौन श्रेष्ठ है, ये तो युद्ध के मैदान में ही पता चलेगा। अन्य छाया रक्षक जल्द ही इससे बाहर आ गए। ये कोई मजाक नहीं था, ये वास्तव में कालनागिनी सभा के अवशेषों का आभास था। इसलिए वे सभी धुएं की ओर बढ़े। अनन्या ने देर करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से उनके पीछे चल पड़ी। अर्जुन हवा के झोंके की तरह तेजी से छतों पर चढ़ गया। आधे धूप बत्ती के समय में वो आधे शहर को पार कर धुएं के स्रोत तक पहुंच गया। छत की चोटी पर खड़े होकर उसने नीचे देखा। ये वो जगह थी जहां नगरपाल का भवन अधिकारियों के लिए हथियार गढ़ता था। कई सरकारी घुड़सवार जमीन पर मृत पड़े थे। उन्होंने ही अपनी मृत्यु से पहले चेतावनी संकेत भेजा था। कालनागिनी सभा के कई सदस्य जल्दी जल्दी विभिन्न हथियार और शिल्प सामग्री ले जा रहे थे। अर्जुन ने कालनागिनी सभा के एक सदस्य को पहचान लिया। वो उन 3 लोगों में से एक था जिन्होंने पहले लियानवन पर्वत पर मीरा का अपहरण करने की कोशिश की थी। वहां कौन है? कालनागिनी सभा के एक सदस्य ने गहरी समझ के साथ अचानक ऊपर देखा और चिल्लाया। वो लगभग 60 साल का था। उसकी नाक टेढ़ी और आंखें तीखी थी। वो असाधारण लग रहा था। उसके चिल्लाने पर बाकी 4 कालनागिनी सभा के सदस्यों ने भी अर्जुन को देखा, जिसमें वह भी शामिल था जो पहले अर्जुन से बचकर भागा था। जिसने उसे पहचान लिया, यही वो लड़का है जिसने हमारे 2 आदमियों को मार डाला था। बिना कुछ और कहे वो और बाकी 3 सदस्य तुरंत छत पर चढ़ गए। दोनों पक्षों ने बिना कुछ कहे तुरंत लड़ाई शुरू कर दी। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के, इससे पहले कि वे संभल पाते, उसने पहले वार किया। अपनी काली तलवार से उसने पहले भागे हुए सदस्य की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे छत से गिरते ही खून की धार बहने लगी। लेकिन जैसे ही उसने वार किया, अर्जुन को खतरे का आभास हुआ। शेष 3 सदस्यों में से एक प्राण साधना के 9वें स्तर का रक्षक निकला। अपने अनुभव के बल पर उसने अर्जुन के वार समाप्त करते ही उसकी पसलियों की ओर एक छोटा सा ब्लेड भोंक दिया। सौभाग्य से अर्जुन ने अभी अभी गति तकनीकों का प्रशिक्षण लिया था। जमीन पर पैर पटकते हुए वो पीछे की ओर पलटा
और ब्लेड से बचकर अपनी खोपड़ी को छू गया। प्राण साधना के 8वें स्तर पर स्थित अन्य 2 सदस्यों ने बड़ी सटीकता से हमला किया। उन्होंने अर्जुन पर आगे और पीछे से वार किया ताकि उसे हवा में ही काट सके। अर्जुन को भारी दबाव महसूस हुआ। प्राण साधना के 8वें स्तर पर होने के बावजूद ये कालनागिनी सभा के सदस्य ड्रैगन राइजिंग पथ के प्रक्षेपणों से कहीं अधिक दुर्जेय थे। हर चाल घातक थी और उनके युद्ध कौशल अत्यधिक कुशल थे। वो अब और नहीं रुक सका। उसने अपनी कलाई मरोड़ ली। तुरंत उसने लोनली स्टार पॉइंट्स का प्रदर्शन किया। काली लोहे की तलवार ने हवा में तलवार प्राण का एक गोलाकार चाप बनाया, जिससे दोनों तलवारें बिखर गई। संकट अस्थायी रूप से टल गया। हालांकि उसका हमला बिल्कुल नहीं रुका। अपने पैर जमीन पर रखने से पहले ही उसने प्राण साधना के 8वें स्तर के एक सदस्य को पकड़ लिया और एक चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले 3 तारे ने उसकी ओर वार किया। वो बहुत चौंक गया और उसने जल्दी से दोनों हाथों से अपनी तलवार उठाई और तलवार के पिछले हिस्से का इस्तेमाल करके उसे रोक दिया। चीख, दोनों धातुएं टकराई जिससे चिंगारियां निकली, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से अर्जुन मेहरा के क्षेत्र और उसकी तलवारबाजी को और भी कम करके आका। क्रैक! थोड़ी देर की गतिरोध के बाद प्रतिद्वंद्वी की तलवार 2 टुकड़ों में बंट गई। काले लोहे की तलवार उसकी कंधे की हड्डी पर लगी, जिससे वो दर्द से चीख पड़ा। जाहिद! छोटी तलवार लिए रक्षक ने जोर से चिल्लाकर अर्जुन की पीठ पर वार किया। अर्जुन ने तलवार की मूठ दोनों हाथों से पकड़ी और जोर से वार किया। काले लोहे की तलवार कंधे की हड्डी पर वार करते हुए उसके धड़ का आधा हिस्सा काट गई। वो लड़ाई के नतीजे की चिंता नहीं कर सकता था। इस वार के वेग का इस्तेमाल करते हुए वो मुड़ा और रक्षक के छोटे तलवार के वार का सीधा सामना किया। शस्त्रों के टकराव में बहादुर की जीत होती है। इस महत्वपूर्ण क्षण में अर्जुन ने धीमे स्वर में चिल्लाया, उत्तर दिशा में 7 तारे। उसने अपने सबसे शक्तिशाली प्रहार के लिए अपनी प्राण साधना की नवी परत की सारी आध्यात्मिक शक्ति काले लोहे की तलवार में डाल दी। शक्तिशाली तलवार प्राण ने तुरंत मेहराब को सुन कर दिया, जिससे रक्षक के हाथ में मौजूद छोटी तलवार गिर गई। इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने तलवार को क्षैतिज दिशा में घुमाया। रक्षक बहुत घबरा गया और उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस आश्चर्यजनक वार ने उसकी उंगलियां सीधे काट दी और आगे बढ़कर उसकी छाती पर एक लंबा घाव कर दिया। ये असंभव! रक्षक ने अविश्वास से अपनी छाती पर रक्तरेखा को देखा और धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। संरक्षक कुरैशी, प्राण साधना के 8वें स्तर का एकमात्र बचा हुआ सदस्य, डरने के बजाय और भी आक्रामक हो गया। एक तलवार पकड़े हुए वो हताश दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा। इसी क्षण इशिता रेड्डी आखिरकार पहुंची। छत पर 2 और जमीन पर एक शव देखकर वो स्तब्ध रह गई। कुछ ही देर में अर्जुन मेहरा ने 3 लोगों को मार डाला था। उसने जल्दी से उस जगह का जायजा लिया। उसे कालनागिनी सभा का एक 60 साल से ज्यादा उम्र का बचा हुआ सदस्य मिला, जो जल्दी जल्दी हथियार चला रहा था और तेज नजरों से अपनी हरी तलवार लेकर दौड़ी। कालनागिनी सभा के बचे हुए लोगों, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये देखकर युद्ध में उलझे हुए अर्जुन ने अपना भाव बदला और चिल्लाया, सावधान! ये कोई साधारण बचा हुआ सदस्य नहीं है। हालांकि ये सिर्फ एक नजर थी। वो महसूस कर सकता था कि इस बुजुर्ग का दबाव उस छोटी तलवार के रक्षक से कम नहीं था। लेकिन इशिता ने ध्यान नहीं दिया। 3 सिर लेने वाले अर्जुन से बढ़त गवाकर वो पहले से ही नुकसान में थी। अगर वो इसे मार भी नहीं सकती तो अपनी इज्जत कैसे बचा सकती है? इशिता ने धीमी आवाज में चीख मारी। उसका शरीर सीधा हुआ और उसने अपनी तलवार बुजुर्ग पर तान दी। तभी उस बुजुर्ग ने ध्यान दिया। वो बस थोड़ी देर के लिए अंदर गया था, लेकिन उसके आदमियों का लगभग पूरा कत्ल हो चुका था। इससे वो क्रोधित हो गया।
इशिता को अपने ऊपर हमला करते देख वो क्रोध से भर गया और दहाड़ा, मृत्यु को आमंत्रित कर रहा हूं। उसका शरीर कांप उठा और उसके शरीर से भयानक आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी। इशिता की तलवार अभी तक पहुंची नहीं थी, लेकिन आती हुई आध्यात्मिक शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। आधार स्थापना क्षेत्र। इशिता ने भय से चिल्लाया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह किसके सामने है और चीखा, कालनागिनी सभा उपवेदी स्वामी। वो निर्जला नगर में घुसने की हिम्मत कर रहा था। तुम बदमाशों ने मेरी कालनागिनी सभा के कुलीनों का वध करने की हिम्मत की। उपवेदी स्वामी क्रोधित हो गया। वह दहाड़ा और इशिता की ओर तेजी से बढ़ा। छत पर अर्जुन के हावभाव एकदम बदल गए। इशिता की ताकत के आगे वो एक ही मुठभेड़ में मारी जा सकती थी। वो चिंतित था और उसने प्राण साधना के 8वें स्तर के सदस्य की ओर देखा, जो मुद्रा बनाकर अपना आक्रमण जारी रखे हुए था। अचानक उसने उनके बीच की दूरी बढ़ाने के लिए एक गति तकनीक का इस्तेमाल किया। फिर उसने निर्णायक रूप से उत्तर की ओर 7 तारे का इस्तेमाल किया। तलवार की एक तेज रोशनी उस आदमी के गले पर पड़ी। परिणाम देखे बिना ही अर्जुन तुरंत कई झांग ऊंची दीवार से नीचे कूद गया। उपवेदी गुरु पहले ही इशिता के पास पहुंच चुके थे। इशिता का दिल तेजी से धड़क रहा था और घुटन की एक जबरदस्त भावना ने उसे निराशा में घेर लिया। उसने अपनी पूरी ताकत से तलवार घुमाई, उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसकी तलवारबाजी उसकी बाहरी आध्यात्मिक शक्ति को भी भेद नहीं पाई। मर जा, उपवेदी गुरु दहाड़ा। अपने हाथ को पंजे में बदलकर उसके गले की ओर बढ़ा। ये पंजा तेज और क्रूर था। ये इशिता की गर्दन तोड़ सकता था। इशिता का चेहरा पीला पड़ गया और वो इतनी डरी हुई थी कि सांस नहीं ले पा रही थी, मानो उसे अपने ऊपर मौत का ठंडा साया महसूस हो रहा हो। उसने सहज ही अपनी आंखें बंद कर ली। डिंग, लेकिन अपेक्षित दर्द नहीं हुआ, बल्कि टक्कर की आवाज आई। जब उसने आंखें खोली, उसने देखा कि उसके सामने अर्जुन खड़ा था, काले लोहे की तलवार से हमले को रोक रहा था। जल्दी पीछे हटो, अर्जुन धीरे से चिल्लाया। नींव स्थापना द्वितीय परत की शक्ति का सामना करते हुए अर्जुन ने एक जबरदस्त दबाव महसूस किया। इशिता स्तब्ध रह गई, फिर तुरंत प्रतिक्रिया दी और पीछे हट गई। तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा, उपवेदी गुरु दहाड़े। एक जोरदार दबाव से उसके मांस और खून के पंजे ने काले लोहे की तलवार को तोड़ दिया। अर्जुन का चेहरा अचानक बदल गया, लेकिन उसे तुरंत एक विचार आया। पीछे हटने के बजाय उसने अपनी प्रबल आध्यात्मिक शक्ति को काले लोहे की तलवार में और डाल दिया और पूरी ताकत से धक्का दिया। नतीजा ये हुआ कि काले लोहे की तलवार दोनों तरफ से दबाव का सामना नहीं कर सकी। आखिरकार दरार, एक जोरदार चटकने की आवाज के बीच काले लोहे की तलवार का शरीर अनगिनत टुकड़ों में टूटकर दोनों तरफ बिखर गया। एक नुकीला टुकड़ा अर्जुन के चेहरे पर लगा। हालांकि उसके धातु के मुखौटे की सामग्री असाधारण थी, जिससे सिर्फ एक निशान रह गया, लेकिन उपवेदी गुरु उतने भाग्यशाली नहीं थे। एक अंगूठे के आकार का टुकड़ा उनके माथे में लगा और गहराई तक धंस गया। हिस, उपवेदी गुरु ने एक दर्दनाक फुफकार भरी। हालांकि इससे उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अर्जुन ने निर्णायक रूप से अपनी आस्तीन लहराई, जिससे हवा में लटके सभी टुकड़े पास खड़े उपवेदी गुरु की ओर उछल पड़े। तुम्हारी हिम्मत! ज्यादातर टुकड़े चूक गए, लेकिन एक कील के आकार का धातु का टुकड़ा उनकी दाहिनी आंख में घुस गया। उनकी दाहिनी आंख से तुरंत खून बहने लगा। मेरी आंख! उपवेदी गुरु क्रोध से दहाड़ा। अपनी बची हुई आंख से उसने अर्जुन को जहरीली निगाहों से घूरा और उसकी ओर झपटा। अर्जुन बहुत सतर्क था। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उन्मत्त उपवेदी गुरु का सीधा सामना करे। उसने तुरंत पीछे हटने के लिए एक क्रिया तकनीक अपनाई। हत्या के इरादे से भरे उपवेदी गुरु ने उसका पीछा किया। अर्जुन की गति से ज्यादा धीमी नहीं,
सबसे परेशानी वाली बात यह थी कि कुछ ही देर में अर्जुन ने घायल इशिता को देखा, जो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पा रही थी। मन ही मन कोसते हुए उसने पीछे से उसकी पतली कमर को गले लगा लिया और उसे अपने साथ लेकर भागा। इशिता ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया और देखा कि नंबर 1 शैडो गार्ड उसे कसकर पकड़े हुए था। उनके शरीर की गर्मी कपड़ों के ऊपर से भी महसूस की जा सकती थी। उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। पीछे मुड़कर उसने खून से लथपथ अंधे उपवेदी गुरु को देखा और भी ज्यादा चौंक गई। नंबर 1 शैडो गार्ड ने सबल्टर मास्टर को अंधा कर दिया था। इशिता आश्चर्य से हांफ उठी। यह आदमी कितना ताकतवर था। सबल्टर मास्टर को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने के बाद वो उसकी ताकत जानती थी। उसकी उपस्थिति में वो वध के लिए तैयार मेमने की तरह थी। फिर भी ये आदमी उसे घायल करके भाग निकला था। ये सोचकर कि कैसे वो हमेशा नंबर 1 शैडो गार्ड के रूप में उसके पद को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी और लगातार उसे उकसाती रही थी, उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उनका पीछा ज्यादा देर तक नहीं चला। अनन्या रॉय अन्य शैडो गार्ड और सिटी लॉर्ड मेंशन के घुड़सवारों के साथ उनकी मदद के लिए पहुंची। सबल्टर मास्टर ये देखकर केवल नाराजगी से एक गली में कूद गए। जाने से पहले उन्होंने अपनी बची हुई आंख से अर्जुन को घूरते हुए कहा, मुझे तुम याद हो। याद हो। उन्होंने नाराजगी से अर्जुन के मुखौटे को देखा और गली में गायब हो गए। अनन्या पास आई। उसने देखा कि इशिता अर्जुन की बाहों में है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। अगर इशिता को पता होता कि नंबर 1 शैडो गार्ड अर्जुन मेहरा है, तो वो सोच रही थी कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। उसने गला साफ किया और पूछा, क्या जो अभी भागा है वो कालनागिनी सभा का सदस्य था? आखिर तुम दोनों का पीछा उसने कैसे किया? अनन्या की गौर से देखने वाली नजर उन पर पड़ी। कुछ साधारण सदस्यों के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था, है ना? अगर वे सचमुच इतने कमजोर थे तो अनन्या को चिंता थी कि उसके बना